ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और बड़ी खबर आ रही है, भाजपा ने मिजोरम विधानसभा के लिए अपने जो तमाम उम्मीदवार हैं उसमें से 12 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। ये बड़ी खबर हम आपके लिए ट्रैक करें। हम जानते हैं कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें मिजोरम भी एक राज्य है और बड़ी खबर यही आ रही है कि वहां से पहली सूची जो है वो जारी की गई है। मिजोरम में जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर पहली सूची जारी की गई है। 12 उसमें जो उम्मीदवार हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनकी सूची भाजपा ने जारी की है। हम जानते हैं कि विधानसभा चुनावों को लेकर लगातार भाजपा इन तमाम राज्यों में अपनी कमर कस चुकी है और जो चुनावी समर है उसका आगाज हो चुका है। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जिन 12 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है, क्या कहेंगे आप? और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि लगातार भाजपा इस बार कई ऐसे फॉर्मूले अपना रही है जो आज से पहले उसने नहीं किए, तो क्या इस तरह की तस्दीक आपको इस सूची में भी नजर आ रही है? देखिए, हम जानते हैं कि 5 राज्यों में जहां पर चुनाव होने हैं उनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को लेकर बीजेपी पहले ही तमाम उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। राजस्थान को लेकर भी 41 उम्मीदवारों की सूची आ चुकी है। मिजोरम की सूची का इंतजार इसलिए था क्योंकि सबसे पहले चुनाव मिजोरम में होना है और आज जिन 12 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है ये एसटी सुरक्षित सीटें हैं, यानी सभी की सभी जो एसटी सुरक्षित सीटें हैं उन पर नामों का ऐलान किया गया है। कई इसमें ऐसे नाम दिखते हैं जो कद्दावर नेता हैं मिजोरम की राजनीति के, कुछ नए चेहरे हैं। तो पार्टी की रणनीति है कि सबसे पहले जो सुरक्षित सीटें हैं उन पर नामों के ऐलान कर दिया जाए, क्योंकि मिजोरम चुनाव में अब बहुत देर नहीं है। जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें आप देखें मिजोरम और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य हैं जहां सबसे पहले चुनाव संपन्न होना है। तो निश्चित तौर पर इंतजार यही था और कल ही संकेत मिल गया था कि मिजोरम को लेकर पार्टी सूची जारी कर सकती है। उसके बाद एक केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, फिर राजस्थान के बाकी नामों पर और तेलंगाना के नामों पर विचार किया जाएगा और उस पर अंतिम मुहर लगेगी। तो निश्चित तौर पर जो पहली सूची कल संकेत मिले थे कि कल एक और सूची आएगी संभवतः मिजोरम की, और आज हमने देखा कि अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षित 12 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। तो हम जल्द ही देखेंगे कि दूसरी सूची भी मिजोरम की आ जाएगी, क्योंकि संकेत यही है कि 2-3 दिन के अंदर मिजोरम की दूसरी सूची का भी ऐलान कर दिया जाएगा। इस बीच हो सकता है कि एक केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो, संभवतः उसकी भी तारीख तय नहीं है, लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर कल तमाम बड़े नेताओं के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर दिल्ली में बैठक हुई थी, उसके बाद से माना जा रहा था कि एक केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक और होनी है। तब फिर हम देखेंगे कि उसके साथ ही जब मध्य प्रदेश के कुछ जो बाकी बचे नाम है, छत्तीसगढ़ के या फिर राजस्थान की जो अगली सूची है, उसके साथ ही साथ मिजोरम की भी सूची अंतिम तौर पर फाइनल कर दी जाएगी। अगले जो सूची है, दूसरी सूची में अगर हम मिजोरम की कहें, लेकिन फिलहाल जो इंतजार था 12 नामों का ऐलान कर दिया गया। इसमें कई दिग्गज नेता दिख रहे हैं, कुछ युवा चेहरा दिख रहे हैं जितना हम लोग जान पा रहे हैं, क्योंकि मिजोरम की राजनीति हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर अब राज्य को बहुत गंभीरता से लड़ती है और वहां पर सत्ता में आना चाहती है, सत्ता में हो तो फिर चाहती है कि सत्ता बरकरार रहे। कोई कोर कसर बीजेपी छोड़ती नहीं है। यही वजह है कि उसका न केवल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना पर ध्यान है, बल्कि उतना ही ध्यान मिजोरम जैसे राज्य पर भी है। चलिए, तो उस पर आप नज़र बना के रखिएगा। लेकिन आपसे एक और खबर पर जानकारी लेंगे। हम जानते हैं कि जेपी नड्डा जो हैं वो राजस्थान के दौरे पर जाने वाले हैं। ख़ास तौर पर लगातार राजस्थान के लिए जिस तरह से कमर कस रही है बीजेपी, उसकी कितनी अहम रणनीति आप देखते हैं? ख़ास तौर पर जेपी नड्डा का वहाँ पर जाना, तैयारी कितनी पुख्ता नज़र आ रही है आपको? देखिए, बीजेपी का फीडबैक ये बता रहा है राजस्थान को लेकर कि वहाँ पर सत्ता विरोधी माहौल है, यानी राजस्थान में अशोक गहलोत की अगुवाई में जो सरकार है उससे जनता नाराज है। और बीजेपी की अगर रणनीति सही रही, बीजेपी ने अगर सही उम्मीदवार उतारे और पार्टी जमीनी स्तर पर मेहनत करती ही है, तो वहां पर सत्ता परिवर्तन आसानी से हो जाएगा, ये बीजेपी को लगता है। बीजेपी इसीलिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। राजस्थान में केंद्रीय नेताओं के लगातार दौरे हो रहे हैं। पहली उम्मीदवारों की जो 41 सूची है उसका नाम का ऐलान किया जा चुका है। 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा गया है। दूसरी सूची में भी हम कई बड़े नाम देखेंगे जिसमें केंद्र की राजनीति में सक्रिय हो सकता है कुछ नाम शामिल हो। कल ही हमने देखा कि 2 सामाजिक रूप से सक्रिय नेताओं को शामिल किया गया राजस्थान में। दिल्ली भाजपा मुख्यालय में मौजूदगी में राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मौजूद थे, अर्जुन मेघवाल केंद्रीय कानून मंत्री मौजूद थे, अरुण सिंह जो महासचिव हैं, अनिल बलूनी जो राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, इनकी मौजूदगी में दो प्रमुख नेता शामिल हुए। तो बीजेपी को लगता है कि राजस्थान में जिन मुद्दों को उठा रही है, चाहे वो करप्शन का मुद्दा हो या कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, उस पर जनता
बीजेपी द्वारा उठाए गए मुद्दे पर रिस्पांस कर रही है और पार्टी को लगता है कि वहां पर वो सत्ता परिवर्तन में जनता का साथ मिलेगा और कामयाब जी। होगी और चुनाव बाद बीजेपी सत्ता में आएगी। शैलेंद्र, हमने ये भी देखा था कि अभी सोमवार को ही जेपी नड्डा राजस्थान के दौरे पर गए थे और वहां पर बैठकों का दौर चला था। किस तरह से बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने का काम जेपी नड्डा करेंगे? किस तरह की प्लानिंग हो सकती है मतदाता तक पहुंचने के लिए? क्योंकि अभी तो ताबड़तोड़ रैलियां की जाएंगी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा, लेकिन डोर टू डोर कैंपेन की बात की जाए या जनता तक पहुंचने के लिए बूथ स्तर पर किस तरह से संगठन को मजबूत किया जाएगा, इसके लिए जेपी नड्डा किस तरह की रणनीति अपनाएंगे? देखिए, बीजेपी की रणनीति बहुत स्पष्ट रहती है। उसका नारा रहता है कि बूथ जीतो, विधानसभा जीतो, बूथ जीतो, राज्य जीतो। तो बूथ पर जो एक कमेटी बनाई जाती है, उनके साथ लगातार बैठकें होती है कि कैसे उन्हें उस बूथ पर जो मतदाता है उनसे संवाद करना है, कैसे केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताना है। और संगठन फीडबैक भी लेता है बूथ स्तर पर, तो वो फीडबैक सबसे सही माना जाता है। और यही वजह है कि बड़ी चुनावी जनसभाओं से पहले हम बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की बैठक देखते हैं शीर्ष नेताओं के साथ, जहां पर वहां से फीडबैक लिया जाता है और उन्हें एक संदेश दिया जाता है कि किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना है। तो बूथ स्तर पर हम एक कार्यकर्ता बैठक देखते हैं, बूथ स्तर पर सम्मेलन देखते हैं, बूथ कार्यकर्ताओं को कई बार जयपुर या फिर दिल्ली बुलाया जाता है, जिससे जो संकेत दिए जाने हैं, जो संदेश दिया जाना है, वो बूथ के कार्यकर्ताओं के जरिए जनता तक पहुंचे, मतदाताओं तक पहुंचे। और यही वजह है कि बीजेपी की रणनीति में पन्ना प्रमुख की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसमें एक पेज में 50 मतदाताओं तक पहुंचना होता है। तो उससे एक रचना हो जाती है संगठन की कि कैसे शीर्ष स्तर से बूथ स्तर तक संदेश जा रहा है कि किन मुद्दों को उठाना है, किन मुद्दों पर जनता के बीच जाना है। वहीं अगर विपक्ष की बात की जाए, विपक्ष के खेमे में किस तरह की माथापच्ची चल रही है, खासतौर पर जब राजस्थान के प्रत्याशियों की सूची जारी करने की बात कही जा रही है, लगातार बैठकों का दौर वहां भी चल रहा है। खासतौर पर राजस्थान को अपने सत्ता पक्ष से जाने नहीं देना चाहेगी कांग्रेस। ये देखिए, कांग्रेस के सामने ये चुनौती है कि जिन राज्यों में वो सत्ता में रहती है, हमने पिछले 3-4 वर्षों में देखा है कि वहां पर अधिकांश राज्यों में वो सत्ता से बाहर हो गई है। तो ऐसे में उसका एक जो राज्यों में जो आधार है वो कमजोर हुआ है। हालांकि पिछले 1 वर्षों में हिमाचल जैसे राज्यों में या फिर कर्नाटक में वो स्थिति नहीं दोहरा पाई कांग्रेस, मतलब कांग्रेस को सफलता हासिल हुई। लेकिन अगर आप मोटे तौर पर पिछले 3-4 वर्षों में देखें, पंजाब हाथ से चला गया, दिल्ली तो हम जानते हैं कि वहां पर एक आधार ही नहीं बचा है कांग्रेस पार्टी का। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में तो 2 दशकों से कांग्रेस बिल्कुल सिमट कर किनारे है। आप अगर गठबंधन की राजनीति को किनारे कर दें तो बिहार में भी उतना राजनीतिक अस्तित्व नहीं है। तो कांग्रेस की चुनौती ये है कि जिन राज्यों में वो आधार का मजबूत रहा है, वहां पर कैसे अपने आधार को बचा पाए, और जिन राज्यों में सत्ता है वहां पर सत्ता बचाने की चुनौती है। छत्तीसगढ़ या राजस्थान, क्योंकि कांग्रेस को बखूबी पता है कि नए राज्य हासिल करना एक चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन जिन राज्यों में पार्टी सत्ता में है वहां पर सत्ता अगर बचाई जा सके तो काफी हद तक जो उसकी राजनीतिक जो भूमिका है उसे बनाए रखा जा सकेगा। इसीलिए वो एक बड़े गठबंधन के साथ जो इंडी गठबंधन बना है, लेकिन चुनौती ये है कि इस गठबंधन, चलिए, बहुत अहम आप बता रहे हैं, और खास तौर पर इन तमाम राज्यों में जिस तरह से सूचियां लगातार जारी की जा रही हैं, तमाम जो राजनीतिक दल हैं और उनकी रणनीति यहीं से समझने की कोशिश करेंगे, और जनता जनार्दन का फैसला तो खैर जब वोट डलता है तब सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो यहाँ हमने बात